टैक्स बचाने के आपने सारे तरकीब ढूंढ निकाले, फिर भी टैक्स बोझ लग रहा है, तो हम बताएंगे टैक्स बचाने के नायाब तरीके। या फिर आपको लगता है कि आप कहीं ज़्यादा टैक्स तो नहीं दे रहे हैं, इनकम टैक्स विभाग आपके साथ कहीं मनमानी तो नहीं कर रहा है, तो ऐसी तमाम उलझनों को हम दूर करेंगे आपके इस पसंदीदा शो टैक्स गुरु में, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारी इस कोशिश में हमारे साथ आज जुड़ेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी। सर, आपको स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। और मैं और कोहली साहब मिलकर कई सारी बातें आपको बताने वाले हैं। अगले आधे घंटे तक कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी आमदनी और खर्च में दिख रहा है मिसमैच, तो इसे सुधारने का मिला है आपको एक बड़ा मौका। अगर आप खुद की पेंशन स्कीम एनपीएस और बच्चे की पेंशन स्कीम एनपीएस वात्सल्य दोनों में करते हैं निवेश, तो क्या दोनों पर मिलेगी टैक्स छूट? और साथ में भी बताएंगे कि दादी से पोते को मिला गिफ्ट में घर, तो क्या पोते पर बनेगी टैक्स की देनदारी? बड़े दिलचस्प सवाल हैं, दिलचस्प मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो अक्सर होता है, कई बार लोग जाने में, कई बार लोग अनजाने में खर्च ज़्यादा करते हैं और कई बार आमदनी कम दिखाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। तो होता क्या है कि एक जिसको आईना इसे समझिए, कोहली साहब ने नाम दिया है एआईएस, तो उस एआईएस और इनकम टैक्स रिटर्न दोनों में मिसमैच होने लगता है। तो ऐसे मिसमैच के बहुत सारे मामले सामने आए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा किया है कि अब सारे लोगों को एसएमएस भेजना शुरू कर दिया है कि आपके एआईएस, जिसको एनुअल इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और दूसरा रिटर्न, उन दोनों में जिनका जिनका मिसमैच है उनके पास मैसेज जाएगा और मैसेज देकर के मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी आमदनी को ठीक से दिखा लीजिए अगर आपने कुछ भूल गए हैं तो। लेकिन इस मैसेज का मतलब क्या है? मैसेज जैसे ही आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, कोहली साहब, तो लोग घबरा जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत है क्या इसमें? वैसे मैसेज आता है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक अंदर से डर का माहौल बन जाता है कि भाई क्या ऐसा उन्होंने ढूंढ लिया जो हमें नहीं पता है। पर हकीकत यह है कि एआईएस, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, आईना इसे समझिए, तो मेरा दिया नाम है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट इसका नाम है। वो क्या बताती है कि आपने जो बड़े ट्रांजैक्शन साल भर में किए हैं, वो ट्रांजैक्शंस आपकी इनकम प्रोफाइल से मैच करते हैं या नहीं करते। ये एआईएस का पर्पस है। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए कहीं खर्च किए या 50 लाख रुपए कोई प्रॉपर्टी ली और आपकी आमदनी है 4 लाख रुपए, तो भाई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो वो थोड़ा सा उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपने बचत से करी वगैरह वगैरह। अब क्या है कि 23-24 साल अभी खत्म हुआ है और उसकी रिटर्न फाइलिंग डेट निकल चुकी है। और यही समझने वाली बात है और यही जो मुहिम डिपार्टमेंट ने छेड़ी है। 31 दिसंबर 2024 उस साल की रिटर्न को रिवाइज करने की आखिरी तिथि है, पहला। दूसरा, जो 21-22 लक्ष्मण फाइनेंशियल ईयर था, उसमें जो आपको याद होगा 139(8) में जो एक नई आपको अपडेटेड रिटर्न की सुविधा दी गई थी कि 3 साल तक आप 50% टैक्स देके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट भी 31 दिसंबर है। वो 3 साल 31 दिसंबर को पूरे होते हैं और इस 23-24 साल का भी रिवाइज रिटर्न की डेट 31 दिसंबर। तो डिपार्टमेंट ने सोचा क्यों ना एक ऐसी मुहिम निकाली जाए कि हम एसएमएस भेजते हैं उन लोगों को जिनकी, क्योंकि रिटर्न तो आ चुकी है, उनको इनकम पता लग चुकी है, जिनकी एआईएस और उसमें फर्क दिखाई दे रहा है, तो एक एसएमएस या ईमेल आपके पास आ सकता है अगर कुछ मिसमैच है। और मैं समझता हूं ये एक अच्छी पहल है, बजाय इसके लक्ष्मण के सीधा ही उस पर टैक्स लगा दिया जाए और असेसमेंट कर दिया जाए। एक अंतिम मौका हम उनको एसएमएस और ईमेल के जरिए दे देते हैं कि आप ये चेक कर लीजिए, हमारे हिसाब से एआईएस में इतना आ रहा है, जबकि आपकी इनकम प्रोफाइल से ये मैच नहीं कर रहा है और या आपने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है, तो आपको मौका होगा कि आप उसको 31 दिसंबर तक, तो अब हम दिसंबर में चल रहे हैं और दिसंबर का आखिर ही लगभग आ गया है, तो आप उसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं। मैं समझता हूं टैक्स पेयर्स के लिए फायदे की बात है। और कभी कभी लक्ष्मण ऐसा भी हो रहा है कि कुछ गलत तथ्य भी एआईएस में आ जाते हैं। बिल्कुल, इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही कोहली साहब ने। एक, 31 दिसंबर की तारीख, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। रिवाइज रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में अगर कुछ आपने गलती कर दी जाने अनजाने में, तो उसे ठीक करने का मौका आपको दिया जा रहा है। दूसरी बात कि अगर आपके एआईएस और आईटीआर में, इनकम टैक्स रिटर्न में मिसमैच हो रहा है, तो इस मिसमैच को अगर आपको लगता है एआईएस ठीक कह रहा है, हमको आईटीआर में बदलाव करना है, तो आप आईटीआर में बदलाव कर सकते हैं। उसकी भी तारीख 31 दिसंबर है। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो इन्होंने कहा, लेकिन उस पर मैं फिर से इनसे सफाई लूँगा कि 2 फाइनेंशियल ईयर की बात आपने की, 22-23,
नहीं, मैंने बात करी 21-22 21-22 और आप सोच रहे होंगे सीधा 23-24 पे क्यों? हाँ, 21-22 और 23-24। तो 23-24 का है तो आप तो जैसे रिवाइज नॉर्मल करते हैं, रिवाइज रिटर्न फाइल कर लीजिए। 21-22 का है तो उसमें क्या बता रहे थे, 50% का कुछ? 21-22 में अगर आपको लगता है कि उस साल में आपसे कुछ मिस हो गया है और आपके पास अब मौका है 3 साल पहले का भी। 3 साल पहले का, तो आपको याद होगा हमने बहुत बार टैक्स गुरु में 2-3 बार इसको डिस्कस किया। एक अपडेटेड रिटर्न सुविधा दी गई थी पिछले बजट। अच्छा, उसको रिवाइज नहीं कहते हैं? उसको रिवाइज नहीं, उसको अपडेटेड रिटर्न कहते हैं। सेक्शन 139(8) में वो जाता है और वो आप उसका भी, क्योंकि 3 साल पूरे हो रहे हैं, वो भी मौका है। और एक और चीज लक्ष्मण, जिन लोगों ने मान लीजिए रिटर्न फाइल करने से चूक ही गए हैं, जिन्होंने फाइल ही नहीं की, जिसको बिलेटेड रिटर्न हम कहते हैं, मतलब 31 जुलाई जो डेट थी उसमें नहीं फाइल की, तो आपको वो जो सेक्शन 234F में पेनल्टी लग के जमा होती है, आपको याद होगा हम कई दफे, उसकी भी डेट 31 दिसंबर है। तो मैं एक इसमें तीसरी कैटेगरी भी अब जोड़ देता हूं, एक तो अपडेटेड रिटर्न, दूसरी AIS और उसमें मिसमैच के रिटर्न, और तीसरी जिन्होंने आज तक फाइल ही नहीं करी, मिस हो गई किसी भी कारण से। अपडेटेड रिटर्न में अगर टैक्स की देनदारी हमारे बढ़ जाती है तो क्या करेंगे? तो 50% आप उसमें फालतू टैक्स आपको देके जमा करना 50% ज्यादा ना जी पड़ेगा? हाँ, जमा करना पड़ेगा। अच्छा, रिवाइज में अगर बढ़ती है तो? रिवाइज में बढ़ती है तो फिर तो रिवाइज के हिसाब से जो कैलकुलेशन है आप वही जमा करेंगे। अपडेटेड में अगर 21-22 में अगर आपने खर्चा ज्यादा किया, आमदनी कम दिखाई, अगर अब दिखाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा 50% ज्यादा टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि आगे से आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अगले लोगों के सवाल लेंगे। एक सवाल और छोटा सा पूछ लूँ आपसे कि ये जिन लोगों को ठीक करना है अपने ITR को, कुछ गलती यहाँ पे कर दी है, या फिर AIS में लगता है कि AIS में ये जो दिख रहा है ये सही नहीं दिख रहा है जी, हमको तो एक्सेप्टेबल नहीं, तो क्या करें वो? जी देखिए, AIS में पोर्टल में ये सुविधा है, आप जाके उस पर डिसएग्री कर सकते हैं और डिसएग्री करके आप करेक्टेड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो इसीलिए शायद सरकार ने मौका दिया है कि गलती कई दफे दोनों तरफ से हो जाती है, आपसे भी हुई होगी जाने अनजाने में, और कई दफे किसी का गलत पैन नंबर डलने से या गलत इन्फॉर्मेशन पिकअप कर लेता है, जिसको आपको पता होगा कि SFT के जरिए ये इन्फॉर्मेशन आती है, जिसको हम जो इंस्टीट्यूशंस फाइल करते हैं, कई दफे वो भी गलत डाल देते हैं। तो दोनों तरफ से एक मौका होता है। तो मैं समझता हूं ये SMS और ईमेल आना, आप शुरू में कह रहे थे कि डर जाते हैं, पर ये आपके लिए अच्छी खबर भी हो सकती है, क्योंकि आप उसकी त्रुटि को सुधार कर सकते हैं और उस पेनल्टी से बाद में जो लगे उससे बच सकते हैं। चलिए, अभी इसमें एक सवाल बनता है, लेकिन वो सवाल मैं आगे चल के शो में आपसे पूछूंगा, आखिर इनकम टैक्स विभाग कैसे पकड़ लेता है कितने सारे मैं खर्च कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बीच चलते हैं दिल्ली, जहां से BK बंसल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बंसल साहब नमस्कार। हाँ जी, सवाल ये है, मेरा 1,70,000 रुपए कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन था, कैपिटल लॉस था पिछले फाइनेंशियल ईयर पे। कैपिटल लॉस था, कैपिटल गेन था, कैपिटल गेन था 1,70,000 को। इस अच्छा। बार इस फाइनेंशियल में मेरा 85,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अच्छा, और 20,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। जी, तो मुझे सेट ऑफ कितना अमाउंट करना है? मुझे 20,000 सेट ऑफ करना है या 20 + 85,000 115 करना है? ठीक है बंसल साहब, का सवाल जो है वो नंबर से रिलेटेड है। मैं सैद्धांतिक रूप से बता देता हूं आपको बंसल साहब के पहले नियम ये है कि पहले जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो सेट ऑफ होगा। मैं दोहराता हूं, पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेटअप होगा, उसके बाद आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अगर वो इक्विटी से है तो आप सेक्शन 112A का जो 1,25,000 तक का बेनिफिट है उसके बाद आप वो लेंगे। और लक्ष्मण, मैं यहाँ पर एक और बड़ी ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा जिसको आप इनके लिए तो है ही है, वो एक तरह से खबर की तरह भी है। वो ये है कि 5 जुलाई 2024 से क्या हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता था वो एक सेक्शन 87A के रिबेट में कवर होता था, पर अब यूटिलिटी में कुछ ऐसा हुआ है, ये जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं शायद वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, वो यूटिलिटी अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को 87A रिबेट में नहीं मान रही है। और आपको मैं, क्योंकि आप तो वित्त मंत्रालय के गलियारों से बहुत जुड़े रहते हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस गए हैं आयकर विभाग के पास, CBDT के पास, कि ये क्या गड़बड़ हो रही है। तो मुझे लगता है इसको भी ध्यान रखें। तो अगर बंसल साहब को ये भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने पहले से बता दिया कि 5 जुलाई 2024 के बाद वो यूटिलिटी 87A रिबेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को नहीं ले रही, जबकि रेगुलेशंस के हिसाब से वो अलाउड है। अच्छा, तो ये थोड़ी सी एक एनॉमली है जिसके लिए रिप्रेजेंटेशंस गए हुए हैं, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। तो आपको अगर वहां भी दिक्कत है तो वो भी मैं आपकी जानकारी में दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं बंसल साहब आपकी क्वेरी दूर हो गई होगी। चलिए बंसल साहब, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप दोबारा संपर्क करिएगा। और VK जैन साहब भी दिल्ली से ही हैं, वो जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। जैन साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार। नमस्कार जैन साहब। मेरा सवाल है जी, मैंने जुलाई में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है जिसपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है,
जी। और मैं सीनियर सिटीजन हूँ। मैं ये पता करना चाहता हूँ, इस पर मेरे को एडवांस टैक्स देना है या मैं जुलाई में ही दे सकता हूँ जब मैं रिटर्न फाइल करूँगा? जी जैन साहब, आप सीनियर सिटीजन हैं और अगर आपकी बिजनेस से कोई इनकम नहीं है, मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो सोर्स होता है उससे अगर कोई इनकम नहीं है, तो आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको ये सुविधा है या ये प्रिविलेज है कि आप एडवांस टैक्स भले ही ना दें, आप सीधा जुलाई में जब रिटर्न फाइल करते हैं आप उस समय टैक्स जमा करा सकते हैं। तो इनके लिए तो लक्ष्मण एक खुशखबरी है, ये सरदर्दी बच गई एडवांस टैक्स देने की। पर शर्त यह है जैन साहब कि आपको उसमें बिजनेस इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब हमसे संपर्क करने के लिए। अब चलते हैं सीधे मध्य प्रदेश, जहां सिंगरौली से हमारे साथ हर्ष चौहान साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, मैंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, 4.5 लाख के आसपास इनकम थी। अच्छा। और कुछ कैपिटल गेन था 18,000 रुपए के आसपास, प्रिसाइसली 17,000 रुपए। ठीक है। तो जब वो रिटर्न प्रोसेस होके आया है तो उसमें टैक्स लाइबिलिटी 2510 रुपए की आई है। ठीक है। 15% के हिसाब से आई सपोज हाँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। तो मेरा अपना यही कहना था कि क्या हमारे ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की लायबिलिटी तब भी आएगी जब हमारी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, या न्यू रेजिम ओल्ड रेजिम का कुछ दिक्कत है? ठीक है। क्या कहा जाए कोहली साहब? देखिए, अभी जो मैंने पीछे बताया था लक्ष्मण, वही बात मैं इनको दोहराना चाहूँगा कि 5 जुलाई 2024 से क्या हो रहा है। वैसे 87A का जो रिबेट है उसमें कवरेज हो जाती है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है और 87A के अंतर्गत रिबेट मिल रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। पर 5 जुलाई से क्या हो रहा है कि वो यूटिलिटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो इस वजह से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो लोग क्लेम कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपका है और वो आप 87A के अंडर कवर हो रहा है तो वो उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं दोहराना चाहूँगा, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस दिए हुए हैं और उस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, तो आप इसके अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं या आप उसका इंतज़ार कर सकते हैं। ये आपके सामने हल है अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 87A रिबेट के अंतर्गत कवर नहीं हो रहा है। कोई कंफ्यूजन चौहान साहब? हाँ, ये क्या सर, ये 87A का रिबेट न्यू रेजिम में भी एक्सटेंडेड है? जी हाँ, 87 बिल्कुल 87A का रिबेट न्यू रेजिम में भी है। तभी आप देखते हैं चौहान साहब के वो 7 लाख तक की इनकम जो है वो माफ़ हो जाती है, वो 87A के रिबेट की वजह से ही माफ़ हो जाती है। वरना तो न्यू रेजिम की जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है आप जानते ही हैं, वो 3 लाख रुपए है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चौहान साहब जैसे सवाल आपके पास भी है तो tax@moneycontrol.com पे लिखिएगा। हम लोग ऐसे ही लाइव आपको टैक्स एक्सपर्ट से बातचीत कराएंगे और हर कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं जैसा बताया था कि हम लोग बताएं कि आखिर इनकम टैक्स विभाग कैसे पता कर लेता है कि आपने खर्च कहाँ से किया है, कितना खर्च किया है, मोटे खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं, वो क्या जादू है इनकम टैक्स विभाग के पास, आपको बताऊँगा। आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, कहीं जाएगा नहीं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल ने उससे पहले हमने पहले सेगमेंट में चर्चा किया था कि इनकम टैक्स विभाग पैनी नज़र रखे हुए कि आप कितना खर्च करते हैं, और आपके खर्च और आपकी आमदनी में अंतर होता है तो AIS और ITR दोनों मिलकर पकड़ लेते हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि ये खर्च मैं कर रहा हूँ, इनकम टैक्स विभाग पकड़ता कैसे? क्या जादुई छड़ी उसके पास? देखिए, एनालिटिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, और एक उन्होंने नॉन फाइलर्स मॉनेटरी सिस्टम बना रखा है कि आप खर्च बड़ा कर रहे हैं पर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, वो भी एक उन्होंने बना रखा है। जिसके लिहाज मैं 3 चीज़ें आपको बताता हूँ कि अगर तो आप कोई लग्जरी के सामान खरीद रहे हैं, मतलब बड़ा, जिसमें बड़ा पैसा जाता है, वहाँ वो पकड़ा जाता है। दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो पकड़ा जाता है। और तीसरा, आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो वो पकड़े। 2-3 ही होते हैं जहाँ बड़ा खर्च कर। और कैसे पकड़ते हैं? उनसे संपर्क रहता है इनकम टैक्स? क्योंकि वो लोग अपना SFT फाइल करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो एनुअल फाइल होती है, वहाँ से ये डेटा आता है। और आप कहीं के कौन लोग हैं तो वैसे तो लंबी बहुत लिस्ट है, पर 3 मैं मेन बताता हूँ। पहला, बैंक्स हैं, क्योंकि पैसा बैंक से जा रहा है तो पता बैंक पूरा डाटा बता देता हूँ। और क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, जो कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड कंपनी चलाती हैं या वैसे हैं, वहाँ से पता लगता है। और तीसरा, जो रजिस्ट्रार हैं प्रॉपर्टीज के, अच्छा, वहाँ से ये डेटा आता है। वैसे तो ये लिस्ट और लंबी है SFT फाइल करने वालों की, पर ये 3 मुख्य, और जैसा मैंने कहा कि NMS नॉन फाइलर्स मॉनिटरी सिस्टम बनाया हुआ है। बहुत से लोग तो लक्ष्मण, अभी हम AIS की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बड़ा खर्च भी करते हैं और रिटर्न भी नहीं फाइल करते हैं। तो बच कैसे जाते हो? हम तो मिसमैच की बात कर रहे थे, क्योंकि ऐसे भी लोग इनकम टैक्स विभाग को मिल जाते हैं
जो कि और 37,000 करोड़ रुपए वसूली पिछले दिनों में करी गई है इस माध्यम से, एनएमएस के मैकेनिज्म से। तो मुझे लगता है कि लोगों को, देखिए, कोई डराने की बात नहीं है, पर मैं समझता हूँ कई बार जाने अनजाने में आपसे भूल हो जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप लग्जरी पे खर्च कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पे खर्च कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल पे खर्च कर रहे हैं, तो वो एक कहावत मैंने सुनी थी, ऊपर वाला सब देख रहा है। कुछ ऐसा मुझे लगता है कि कहीं कोई किसी की टैग लाइन थी कि वो नजर एसएफटी के जरिए, और ये आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग। एक बार बताऊं, जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, कई लोग, अच्छा नहीं पता चले इसका क्या उपाय है। अब मैं समझता हूँ इसमें तो वो कोशिश ना ही करें, तो ये उपाय ढूंढिए ही नहीं, बेहतर ये उपाय ढूंढिए ही नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग बहुत ही, आजकल एआई आ गया, अलग अलग टूल्स है जी। तो कितने भी बचने की कोशिश करेंगे, इनकम टैक्स विभाग आपको पकड़ ही लेगा, और पकड़े जाएंगे तो कई गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि बिल्कुल ना इन सब चक्रों में पड़े, जो खर्च है उसको दिखाइए, जो आमदनी उसको दिखाइए, और हमारे टैक्स गुरु के दर्शक तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंप्लायंस को फॉलो करने वाले हैं। चलिए, इस बीच हमारे पास भुवनेश्वर से एक सवाल आ चुका है तुषार पांडा जी का, जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तुषार जी नमस्कार। और ये टैक्स गुरु देख के, मेरा तो फाइनेंशियल नॉलेज इतना नहीं था, अभी मैं टैक्स गुरु देख के खुद का इनकम टैक्स फाइल करता हूँ और दूसरों को भी हेल्प करता हूँ। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी मैं आभारी हूँ। तो मेरा ये सवाल अभी क्या है, मैं एनपीएस में तो 50,000 कई साल से रख रहा हूँ, और उसमें से वो जो रिबेट भी ले रहा हूँ जी। तो अभी वो एनपीएस वात्सल्य अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इस साल जी जी। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मेरे जो 50,000 के अलावा अगर मेरे बेटे का ये करूं वात्सल्य, एनपीएस वात्सल्य का, कुछ एक्स्ट्रा रिबेट मिलेगा क्या? पुराने बहुत लोगों के सवाल है, एनपीएस वात्सल्य लॉन्च हुआ था तब भी कई लोगों ने सवाल पूछा। नहीं, इसमें तुषार जी, क्योंकि जो पूरी सीमा है आपको पता होगा, एटीसी में 1.5 लाख की होती है, उसके ऊपर एटीसीसीडी 1B जो है वो 50,000 की है। तो 50,000 आप अपना ले या बेटे के साथ कंबाइन करके ले, वो 50,000 रहेगी, उसकी लिमिट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एनपीएस वात्सल्य में भी कोई अतिरिक्त आयकर डिडक्शन नहीं दी गई है तुषार जी, तो इसलिए वो 50,000 रहेगा। पर बहुत अच्छा आपने कदम उठाया तुषार जी कि आप बेटे के नाम से आपने एनपीएस वात्सल्य लिया है। मैं समझता हूँ उसका आरओआई और आगे जाके वो बहुत फायदा पहुंचाएगा। पर आयकर में वो लिमिट 50,000 की ही रहेगी, जो मैं एटीसीसीडी 1B के अंतर्गत जिसकी डिडक्शन आप लेते आ रहे हैं। तो कोई एक्स्ट्रा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आप एनपीएस वात्सल्य में भी अभी से निवेश कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आगे कोई भी ऐसे सवाल हो पांडा साहब तो बिल्कुल बताइएगा। और बहुत खुशी हुई जान करके कि आप इतने एक्सपर्ट हो गए टैक्स गुरु को देख देख करके, खुद अपना आईटीआर फाइल करते हैं और दूसरों का भी फाइल करने में मदद करते हैं। यही हम लोगों की कोशिश होती है, और हम लोग लगता है कोशिश में सफल हो रहे हैं आप लोगों को फीडबैक को देख करके। चलते हैं मुंबई, जहां से प्रदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप साहब नमस्कार जी, बताएं। आप प्रदीप गुप्ते बोल रहे हो, गोरेगांव मुंबई से। हाँ बताएं, क्या सवाल आपके पास? हाँ, मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल है इमूवेबल प्रॉपर्टी पर गिफ्ट टैक्स के बारे में, और दूसरा एज ग्रेशिया पेमेंट पेंशन के। पहला सवाल पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछिए। हाँ, एक केस है, ग्रैंड मदर है, उसको एक फ्लैट गिफ्ट देना है ग्रैंड सन को, लेकिन वो ग्रैंड सन तो एनआरआई है, तो उसमें कुछ गिफ्ट टैक्स लगेगा क्या? ओ, ग्रैंडसन एनआरआई। जी जी, देखिए ठीक है, दूसरा सवाल बाद में पूछेगा, पहले सवाल का जवाब लेता हूँ कोहली साहब से। जी, देखिए, गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं है। अगर ग्रैंड मदर से ग्रैंड सन को आ रहा है, सेक्शन 56(2)(10) एक आयकर में दिया हुआ है, जिसमें रिश्तेदारों की लिस्ट है, हम उसका अक्सर जिक्र करते रहते हैं, उसमें ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन कवर होते हैं। तो इसका मतलब अगर ग्रैंड मदर से ग्रैंड सन को गिफ्ट आ रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं। अब आपने कहा कि ग्रैंड सन एनआरआई हैं, तो एनआरआई हैं तब भी गिफ्ट नहीं आएगा। सिर्फ ये है कि जो वो इंडिया में इसको होल्ड करेंगे, वहाँ से कोई किराया वगैरह आता है या इस प्रॉपर्टी से कोई आमदनी आती है, वो इनको यहाँ दिखानी पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर इनके जो ग्रैंडसन है वो मान लीजिए अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका में एक ऐसा कानून है जिसको फैक्टा कहते हैं, FATCA। तो उसके अंतर्गत आप जो ओवरसीज प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं उसका डिस्क्लोजर आपके लिए ज़रूरी है। पर खाली अगर वो मकान यहाँ पर लेके रख रहे हैं तो उसमें कोई टैक्स नहीं। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी ज़रूर देनी पड़ेगी इस पर, वो भी आप चेक कर लें। किसी स्टेट में रिश्तेदारों पे जब ट्रांसफ़र होती है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी की भी कुछ हद तक माफ़ी होती है, तो वो चेक कर लें। पर प्रिंसिपली ना देने वाले के हाथ में ना लेने वाले के हाथ में, यानी कि ग्रैंड मदर या ग्रैंडसन दोनों के हाथ में कोई भी टैक्स इसमें नहीं आएगा। चलिए प्रदीप जी, खुश हो जाइए। दूसरा सवाल फटाफट पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। बैंक पेंशनर को 2000 के आसपास, तो उसमें ऐसा क्लैरिफिकेशन आया है पेंशनर के लिए वो टैक्सेबल है, लेकिन फैमिली पेंशनर है तो वो टैक्सेबल नहीं है।
ऐसा डिफरेंस क्यों? मुझे इनका सवाल का शुरू का हिस्सा पूरा थोड़ा सा दोबारा अपना सवाल बताएंगे प्रदीप जी? हाँ पूछता हूँ। अभी मैं बैंक पेंशनर हूँ, उनको जी। अभी पेंशनर को एज ग्रेशिया पेमेंट हर महीना दिया जाता है पेंशन के अलावा 2000 रुपए आसपास। जी तो उसमें टैक्सेबल है कि नहीं, क्लेरिफिकेशन हमने मंगाया था, तो उन्होंने बैंक ने ऐसा क्लेरिफिकेशन दिया है अगर पेंशनर है तो दैट अमाउंट इज टैक्सेबल, लेकिन फैमिली पेंशनर है तो टैक्सेबल नहीं है। ऐसा डिफरेंस क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पेंशन टैक्सेबल है तो एफपीएस भी टैक्सेबल होगा, फैमिली पेंशन भी टैक्सेबल होगा। आप बैंक से दोबारा पूछें, बैंक से स्पष्टीकरण लें, क्योंकि मुझे लगता है कहीं कंफ्यूजन या कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, क्योंकि पेंशन अगर टैक्सेबल है तो फैमिली पेंशन तो वैसे ही टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसमें प्रदीप जी मुझे लग रहा है कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है। आप दोबारा एक बार बैंक से पूछिए, और फिर भी कंफ्यूजन बना रहे तो बताइएगा, हम लोग उसका और तहकीकात करें क्या माजरा है, क्यों ऐसे अंतर दिख रहा है। इस बीच पटियाला से ललित गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुप्ता साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। बताएं क्या सवाल आपके पास? हमारा एक सवाल ये है कि 112 जो होता है ना फॉर्म, आपने कहा था कि एप्लीकेशन यदि आप दोगे तो वो टीडीएस नहीं कटेगा। तो 112 पहले तो हमने, हाँ 112 तो डाउनलोड कहाँ से करना है एक तो, और दूसरा ये है कि जो हमने ये रिक्वेस्ट किसको भेजनी है, 112 भर के किसको भेजना है? क्योंकि मैंने भेजी थी रिटर्न रिक्वेस्ट अपने एसबीआई मैनेजर को, जहाँ से मेरे को पेंशन मिलती है। उन्होंने आगे फॉरवर्ड भी कर दिया था कंसर्न डिपार्टमेंट को, पर कुछ नहीं हुआ, टीडीएस अभी भी कट जा रहा है। हमारा असल में ना टीसीएस पहले बहुत ज्यादा कट चुका है। अच्छा है, एक तो ठीक है। देखिए गुप्ता जी, अगर पूरी सैलरी पर टीडीएस बन रहा है, टैक्स बन रहा है, तो फिर तो टैक्स कटेगा। 15G 15H फॉर्म होते हैं जो टीडीएस को माफ़ी के लिए होते हैं। मुझे नहीं पता 112 फॉर्म ये किसका जिक्र कर रहे हैं, उसको 15H फॉर्म कहते हैं। तो आप अगर वो ओवरऑल टैक्सेबल है और मान लीजिए कट भी किया है, तो आप उसको रिटर्न फाइल करके रिफंड ले सकते हैं। और लक्ष्मण, ये पता होगा जिस बैंक से पेंशन आती है, आपको पता होगा जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए बैंक भी सुविधा देता है रिटर्न फाइल करने की। तो अगर कट भी गया है गुप्ता जी, कोई चिंता की बात नहीं है, आप उसको रिटर्न फाइल करके, अब तो बहुत जल्दी रिफंड आ जाता है। तो कोई ओवरऑल टैक्सेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि बनता भी है टैक्स के लिए, तब इस बात को कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए गुप्ता जी, आगे भी कोई दिक्कत हो तो संपर्क करिएगा और हमें सवाल भेजिएगा। और फिलहाल के लिए टैक्स गुरु में इतना ही। कोहली साहब बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, आप हमें लिख लीजिए tax@moneycontrol.com। अपना सवाल जब लिखते हैं ना, अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिखिएगा, ताकि इसी तरीके से सीधा आपको टैक्स एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट करवा सकूँ, आपके सभी सवालों को दूर कर सकूँ। और फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सीएनबी से आवाज़ देखते रहिए।